हेलो बच्चों, एक बार और आप सभी को का स्वागत है मेरे और आपके इस YouTube चैनल YLT फिजिक्स क्लासेस पे। मैं यादव डे और ये हम सभी को का फिजिक्स चैनल YLT फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि किसी डाइपोल के अंदर कितना एनर्जी होता है यदि हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो। लेकिन उससे पहले आपके कमेंट जितने आए लास्ट वीडियो पे, मैं काफी ज्यादा प्रसन्न हूँ, काफी खुश हूँ उससे। आप सभी को सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई को काफी सीरियसली ले रहे हैं। ये आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कदम है। देर सवेर जैसे भी हो, आप सभी को ये पढ़ाई में धीरे धीरे मन लगा रहे हैं और हमको अपने एफर्ट से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इवन if आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बिकॉज आपके कमेंट में आपने हमको बताया कि यस सर, हमने उन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। धीरे धीरे आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये सुन के देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सभी को जिन्होंने अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगाया। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और दो ऐसा चीज पढ़ेंगे जो थोड़ा सिलेबस से हटके है। सॉलिड एंगल और एरिया वेक्टर लास्ट में बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज का चीज है, बहुत मजेदार चीज है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक बार फिर से नए एनर्जी और नए जोश के साथ आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आपको बता दो, इस टॉपिक का जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आ चुका है, आपके बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में। तो हम लोग उसको भी आज डिस्कस करेंगे। मतलब आज के वीडियो में आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करेंगे और इसको जितना ज्यादा शेयर कर सके। बार बार बोलना पड़ रहा है बिकॉज आप शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा होगा। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी को जानते हैं, यहां से मेरे दो चार लाइन जो आगे मैं बताने जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए तो ही आप समझ पाइएगा। वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम करिएगा तो बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ साफ साफ दिखेगा। और मैक्सिमम ध्यान से, संभव हो तो ईयरफोन लगा के सुनिए। अब स्टार्ट होता है। जैसे कोई डाइपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल है, बिल्कुल सही है। उस डाइपोल में एक टॉर्क लगता है। क्या बोले हम? टॉर्क। और अब आप हमको बताइए, यदि आपने रिवीजन किया है या पीछे की वीडियोस में जाके एक बार देखिए, टॉर्क का मतलब क्या होता है? एक रोटेटिंग फोर्स होता है ना, हमने आपको बताया है। टॉर्क का मतलब होता है एक रोटेटिंग फोर्स। ठीक है, तो मतलब यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखा हुआ है तो इसमें एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन टॉर्क में क्या होता है बाबू? टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेटिंग फोर्स है, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या बोले हम? डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इस टॉर्क को हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाहते हैं। डिस्प्लेस मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विस्थापन, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग मान लो, जैसे देखो एकदम ध्यान से, ऐसे एकदम देखना, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ये टॉर्क को थोड़ा घुमाना चाहते हैं, ताकत लगाना पड़ेगा, ताकत। तो देखो यहां से यहां तक जो घुमाए, क्या बोले हम? यहां से जो यहां तक घुमाए, तो ये जो एंगल तक घुमाए, ये अपने नहीं घुमा, इसको घुमाना पड़ा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ा। तो फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्या आप लोगों ने वर्क डन पढ़ा है ना? चलिए थोड़ा सा बताइए तो हमको, वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 11th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, यहां पर हम लोग का फोर्स की जगह क्या है? टॉर्क। इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ो तो जरा सा, इसको क्या पढ़ते हैं? लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको, इसको पढ़ते हैं टाउ। क्या बोले? टाउ। ठीक है, तो टॉर्क, टाउ, और टाउ का फॉर्मूला क्या है? पी ई साइन थीटा। लास्ट वीडियो में आया था ना,
ठीक है। तो पी ई साइन थीटा ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ये मतलब यहाँ पर फोर्स का रूप में काम करेगा, ठीक है। और जैसे थीटा का मतलब क्या होता है बोलो एंगल, लेकिन वहीं पर हम लोग यदि डी लगा देंगे डी थीटा, तो डी थीटा का मतलब क्या हो जाएगा स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल मतलब छोटा एंगल, ठीक है, छोटा एंगल। तो जैसे डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, तो बताओ तो डी डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, डी डब्ल्यू मतलब क्या, स्मॉल वर्क डन। कहीं भी डी लग जाएगा ना बाबू, डी लग जाएगा तो डी का मतलब क्या स्मॉल, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने आपको क्या बोला कि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, किसी भी डायपोल के अंदर में भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, डायपोल के अंदर में ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। अब मान लो इस डायपोल को यदि हमको थोड़ा सा मोड़ना है, मान लो जैसे ऐसे है ना, इस डायपोल को थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करके मान लो यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक जो मोड़े हम लोग डायपोल को, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। मान लो डी थीटा एंगल से यदि हम लोग इसको मोड़ना चाहते हैं, डी थीटा इज ए स्मॉल एंगल, ठीक है। तो इसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का मतलब क्या स्मॉल वर्क डन, इसका फॉर्मूला आ जाएगा टाउ फोर्स इनटू डी थीटा, डी थीटा का मतलब क्या स्मॉल एंगल। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यहाँ पर फोर्स के रूप में कौन काम करेगा टॉर्क। तो हमने यहाँ क्या लिखा डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू की जगह डी डब्ल्यू बता देते हैं, फिजिक्स में कहीं भी डी लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब क्या समझोगे स्मॉल, समझना है ना, डी का मतलब तुम समझना स्मॉल। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर देखो बच्चों टाउ का फॉर्मूला क्या पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहां तक सबको समझ में आ गया है, ठीक है। डी डब्ल्यू बराबर आ गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों देखो इस साइन को बोलते हैं इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स में पूरा भरा हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। कैलकुलस के अंतर्गत आता है, आपको पता भी होगा, हमने आपको बताया भी था, और आपको मैथ्स वाले सर ने भी काफी कुछ बताया होगा इसके बारे में। इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया जाता है ना, स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज करने के लिए, स्मॉल क्वांटिटी मतलब छोटा क्वांटिटी को, छोटा फिजिकल क्वांटिटी को बड़ा करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो हम लोग मान लो, ठीक है, डायपोल को थीटा 1 से मान लेते कोई एंगल है थीटा 1, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इस साइन को बोलते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये समझ में आ गया, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसको लिख देंगे थीटा 1 और इसको लिख देंगे थीटा 2। देखो इंटीग्रेशन में बाबू देखो बहुत नॉलेज का बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको बोलेंगे अपर लिमिट, काफी नॉलेज का बात हो रहा है, ठीक है। और नॉलेज जितना ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर रहेगा आपको उतना ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। विद्या ददाति विनयम, नॉलेज मैटर्स। यदि आपको नॉलेज मिल रहा है तो आपको फिजिक्स का द्वार खुलेगा। इट मीन्स टू से दैट नॉलेज मिलने से आप सेल्फ एनालिसिस कर पाइएगा। रटने से क्या होता है ना, भूल जाते हैं, लेकिन यदि फिजिक्स को आप फील करते हैं, फिजिक्स को समझते हैं, ठीक है, तो यदि आपको एक अटैचमेंट हो जाता है तो लाइफ टाइम याद रह जाता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं 5 साल 10 साल के तक आपको याद रहता है। आप अपना बेस्ट मूवी को याद कीजिए। सभी बच्चों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उससे बोलना चाहता हूँ, आपका जो बेस्ट मूवी आज तक आपने जो फिल्म देखा है, आपका आज तक का बेस्ट मूवी जो है आप उसको याद कीजिए। आपको उसका बहुत सारा डायलॉग, बहुत सारा सीन याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मूवी देखते हैं तो 100% एकदम इमोशनल फीलिंग या जो भी एक्साइटमेंट उसके साथ देखते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ते टाइम वो एक्साइटमेंट नहीं आ पाता है, ठीक है, पढ़ते टाइम वो एक्साइटमेंट नहीं आ पाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पढ़ते टाइम एक्साइटमेंट क्यों नहीं आना चाहता, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं आता है। जितना इंटरेस्ट के साथ आप याद कीजिए वो मूवी देखते हैं, ठीक है, उतना ही इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा तो जिस तरह आपको मूवी का एकदम लाइन वाइज याद रह जाता है उसी तरीके से आपको ये फिजिक्स भी याद रहेगा, ठीक है।
ऑल दैट मैटर्स इज अबाउट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? समझ में नहीं आता है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता है? बिकॉज शायद कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उस कॉन्सेंट्रेशन से कभी कभी हो सकता है कि कोई समझ नहीं पाता या कोई समझा नहीं पाता है, ठीक है, बिकॉज होता है ऐसा कभी कभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समझ में नहीं आता है बिकॉज इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। इसलिए बता देना चाहता हूँ कि एक उद्देश्य के साथ पढ़ो। जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत कोई उनको बताता है कि सब पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक उद्देश्य के साथ पढ़ो, ठीक है, एक गोल सेटअप करो, उसके बाद पढ़ाई करो, फिर देखो मजा आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलता होगा यदि बहुत कोई, तो तुम लोग जब बैटिंग करने जाता है, ठीक है, तो यदि तुम्ही लोग का पहले बैटिंग है, ठीक है, तो एक माइंड में टारगेट रहता है कि 10 ओवर का मैच है तो इतना मारना है, 20 ओवर का मैच है तो इतना मारना है, या यदि चेस करता है तो भी माइंड में टारगेट रहता है इतने ओवर में इतने रन्स को बनाना है, तो टारगेट फिक्स रहता है, उसी के अकॉर्डिंग बैटिंग करता है। उसी तरह अपने टारगेट को फिक्स करो तुम भी, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, तब इंटरेस्ट आएगा, तब समझ में आएगा, तब सीखोगे। जैसे टारगेट फिक्स कर लो कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी उसको पढ़ रहे होगे तो समझ लेना कि यही क्वेश्चन फाइनल में आ रहा है और इस क्वेश्चन को हम याद करेंगे, फाइनल में लिखेंगे, मार्क्स आएगा, बिकॉज हमको एक टॉपर बनना है। एकदम स्टैटिक रहो, स्टैटिक रहो, मेरे कहने का मतलब एकदम ध्यान से अपने लक्ष्य को पकड़े हुए रखो कि यार करना है तो करना है। देन आई जस्ट वांट टू से यू दैट एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 85% लाना है, 90% लाना है, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, कंडीशंस कुछ भी रहे, परिस्थितियां कुछ भी रहे, अपने लक्ष्य से अडिग रहना है, हटना नहीं है। समझ में तभी तो आएगा, ठीक है, एक होना चाहिए। बहुत कोई आना गाने के लिए अपने मन से कोई, जैसे होता है ना वैसे स्टूडेंट जो अपने मन से पढ़ने नहीं बैठते यार, प्रेशर से, मम्मी डांटेंगे, पापा डांटेंगे, सर होमवर्क दें, इसलिए यदि ऐसे करके कभी पढ़ने बैठोगे तो बस खाना पूर्ति होगा, कुछ कर नहीं पाओगे। जब अंदर से सेल्फ स्टीम आएगा कि यार मेरे को पढ़ना है, हमको अपने लिए पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, बिकॉज दिस स्टडी इज द ओनली वीपन फॉर आवर फ्यूचर। यदि भविष्य के बहुत जटिल परिस्थितियों से लड़ना है तो आपका एकमात्र हथियार ये है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि पढ़ाई, जो आप एक स्टूडेंट का एज है, या आपको अभी ये स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, तो एक बहुत बड़े योद्धा बनो, जस्ट बी ए वॉरियर, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, कि हर दिन मैक्सिमम एफर्ट लगा के पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई दिन नहीं पढ़े तो चलो ठीक है कल मेकअप हो जाएगा, कल खुद कल के इंतजार में है, इसलिए कल कभी नहीं होता है। इंटरेस्ट के साथ देखिएगा। यदि ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो बच्चों देखो, अब ध्यान से सुनना, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, ठीक है, और इससे pe को हम बाहर कर दे रहे हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा, ठीक है, और इसका लिमिट हो गया θ1 से θ2। ये स्टेप में हमने आपको क्या किया, सो देखिए, dw का इंटीग्रेशन हो गया w, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और pe बाहर साइन थीटा d थीटा, θ1 से θ2। अब हम आपको बता देते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ये फॉर्मूला होता है। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से साइन थीटा का हो जाएगा pe, और साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। देखो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन पी की जगह पी लिखे, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट जो था θ1 से θ2, जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर रहता है दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। अगला एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अगला लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भी डाइपोल को 90 डिग्री से थीटा तक मोड़ना है, एक बार और सुनिए ध्यान से, यदि किसी भी डाइपोल को
90 डिग्री से थीटा डिग्री तक मोड़ना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वही एनर्जी उस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। एक बार और कान खोल के ध्यान से सुनिए, यदि कोई डाइपोल 90 डिग्री पे है और उस डाइपोल को मतलब ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री पे, ठीक है, और उसको वहां से मोड़ने के लिए 90 से कुछ दूर तक मोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा उस डाइपोल को 90 से थीटा तक मोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन उस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। मतलब पहले डाइपोल कितना डिग्री पे था, बोलो कितना डिग्री पे था, 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री से हम लोग को मान लो थीटा तक मोड़ना है। पहले कहाँ था, 90 पे, और उसके बाद कहाँ तक मोड़ना है, थीटा तक। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड क्या, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 90 और थीटा है, तुम लोग का दिमाग चेक करते हैं, ठीक है। चलो बताओ 90 और थीटा में कौन वाला थीटा 1 होगा और कौन वाला थीटा 2 होगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, बिकॉज कुछ चीज आपको भी बताना पड़ेगा, सिर्फ हम नहीं आप भी। 90 से थीटा और थीटा 1 और थीटा 2 में, मतलब थीटा 1 से स्टार्ट करता है थीटा 2 तक जाता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखो 90 डिग्री पर रखा हुआ है डाइपोल और यहां से मोड़ना है, तो 90 से थीटा तक मोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो 90 से थीटा मोड़ना है तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बताओ कौन वाला थीटा 1 होगा और कौन वाला थीटा 2 होगा, जल्दी 5 सेकंड के अंदर। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, बताओ 90 क्या होगा, ये है आपका थीटा 1 और ये होगा थीटा 2, बिकॉज स्टार्ट यहां से कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, सुने आप, देखें तो। और हाँ, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे यू लिख देंगे बराबर माइनस पी ई कॉस, यहाँ पर 90 और यहाँ पर थीटा। इसको कौन लिमिट बोलते हैं बाबू, नीचे वाला को लोअर लिमिट और ऊपर वाला को बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पर देखो u बराबर हो जाएगा माइनस पी ई और यहाँ पर बैठा देंगे कॉस, इसको यहाँ बैठा दिए थीटा, माइनस इसको एक बार यहाँ बैठा दिए कॉस 90। चलो कितने बच्चों को पता है कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है बच्चों, कॉस 90 का वैल्यू पढ़े होंगे बहुत बार, वैल्यू होता है कितना, 0, ठीक है। इसको यहाँ बैठा है, फिर इसको यहाँ से, तो u बराबर हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 0, तो u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं u बराबर माइनस पी डॉट ई। देखो बच्चों यहाँ पे डॉट है, ठीक है, डॉट, बिकॉज दो प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। बोले थे ना लास्ट वीडियो में, बोले थे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या, ए बी साइन थीटा इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पर p cos थीटा, इसलिए हम लोग इसको लिख दिए p डॉट e। ये रहा हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन, u बराबर माइनस पी cos थीटा, उसको हम लोग लिख दिए माइनस p डॉट e। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना है। चलो अब टेस्ट का टाइम हो गया, ठीक है। सही बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, हर वीडियो में आपका टेस्ट होगा, ठीक है, बिकॉज पढ़ते के साथ साथ सीख रहे हैं कि नहीं ये भी जानना होगा। और कमेंट करने से हिचकिचाइए मत, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, तो इसलिए आप बताइए अपना व्यू कैसा लग रहा है। तो ये बच्चों टेस्ट टाइम हो गया, आज का आपका टेस्ट टाइम डिस्कशन, ठीक है, बिकॉज कुछ हम पढ़ेंगे और कुछ आप पढ़िए। तो पहला डिस्कशन हो गया बच्चों, डिस्कशन फॉर्मूला क्या है, u बराबर माइनस पी कॉस थीटा। तो पहला केस में केस 1 व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री बैठा देगा, तो बताओ u बराबर क्या आएगा, जो भी आएगा उसको कहते हैं, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आंसर क्या आएगा यहाँ पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आज का टेस्ट का भैया क्वेश्चन क्या है तो मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे ज्यादा, ठीक है। टेस्ट हर लेक्चर में होगा, दिस इज मैंडेटरी, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्लेटफॉर्म है जहां लेक्चर के साथ साथ टेस्ट होगा।
ये स्टूडेंट्स कॉर्नर है टेस्ट। आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हाँ मेरा क्या आंसर आया या हम सही आया कि नहीं आया, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप वहां बता सकते हैं। टेस्ट क्या है बच्चों आपका? डिस्कशन। तो डिस्कशन में u बराबर फॉर्मूला होता है माइनस पी कॉस थीटा। तो केस 1 जब थीटा बराबर 0 रखिएगा यहाँ पर, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और केस 2 व्हेन थीटा बराबर आपको कितना डिग्री रखना है? 180 डिग्री रखना है। तो u बराबर जो भी आंसर आएगा यहाँ पर, जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों कि आपका यहाँ पर क्या आंसर आया था और वहां पर क्या आंसर आया था। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री बैठाए थे तो आपको बताना है कि सर यहाँ पर क्या आंसर आया था, और जब थीटा बराबर 180 डिग्री बैठाइएगा तब आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका क्या आंसर आया था। यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमको प्रतीक्षा रहेगा आपके कमेंट का। और दो चीज मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, बस उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से चलिए, दो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। बस नॉलेज के लिए आपको ऐड करना है, बहुत को पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। और एरिया वेक्टर ये क्या होता है, ये दो टॉपिक है। यदि आपको पता है तो जरा रिवाइंड कर लीजिए अपने माइंड में कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है और एरिया वेक्टर। वैसे एरिया वेक्टर का आगे के चैप्टर्स में काफी ज्यादा यूज है, सॉलिड एंगल का भी बहुत सारा यूज है। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या है और एरिया वेक्टर क्या है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि एरिया की स्केलर क्वांटिटी। तो आइए पहले बात करते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है। ठीक है, अब बताइए तो एंगल क्या होता है। 6th क्लास में पढ़ेंगे एंगल का मतलब क्या होता है। कोण होता है ना, एंगल का मतलब कोण। एंगल बनता कैसे है? तो एंगल बनता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इसके बीच जो इंक्लाइनेशन बनता है इसे ही एंगल कहते हैं। यही पढ़े थे ना हम लोग कि when two lines intersect each other then the inclination made by one line on the another is called, that inclination is called angle। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। ये 2 डायमेंशनल एंगल है। लेकिन सॉलिड एंगल क्या है? एंगल जो हम लोग आज तक पढ़े हैं वो हम लोग का 2 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, लेकिन सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल क्या है तो मैं आपको बताना, सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल enclosed by lateral surface of a cone at its vertex। इसका मतलब कुछ इस तरीके से हुआ। देखो एक फिगर बनाते हैं, देखो ज्यादा लोड मत लो। हम लोग जो एंगल पढ़े हैं वो कई डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में। तुम बस इतना ही जानो जो 3 डायमेंशनल एंगल है दैट इज कॉल्ड क्या? सॉलिड एंगल। जैसे ये कितना डायमेंशन है बाबू? 2D, मतलब कितना? 2 डायमेंशन। लेकिन जो एंगल 3 डायमेंशन में होगा दैट इज कॉल्ड क्या? सॉलिड एंगल। समझ में? ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 लाइन काटने से जो एंगल बन रहा है ना तो उसको कौन नॉर्मल एंगल बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। लेकिन जो 3 डायमेंशनल एंगल होगा दैट इज कॉल्ड क्या? सॉलिड एंगल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, कौन गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम बहुत को पसंद होगा। ठीक है, लॉकडाउन के चलते खा नहीं पा रहा होगा। ये देखो यहाँ पर एक मतलब लेटरल सरफेस को जब इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जो एंगल बन जाएगा, ये एंगल मान लो डी थीटा या जो भी मान लो। ठीक है, ये आपको हो गया सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए कोई पेज है। ठीक है, अब मैं इस पेज को मोड़ता हूँ, ऐसे करके शंकु बनता है। ये देखो, ये तो उसके जो वर्टेक्स पे वहां जो आपको दिख रहा है वो जो अंदर में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, देखो जैसे ये पेज है ना, ठीक है, इसको हम एक शंकु के रूप में कन्वर्ट करते हैं।
कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखो वो जो अंदर का एंगल दिख रहा है, ठीक है, जो लेटरल सरफेस द्वारा इंक्रोच किया गया है अंदर देखिएगा वहां पे, दैट इज कॉल्ड आवर सॉलिड एंगल। कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर इस पे जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो बस ये आपको समझाने के लिए था। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि अभी तक जो हम लोग 2 डायमेंशनल एंगल पढ़े थे, यदि उसी को एक्सटेंड करके 3 डायमेंशनल एंगल पे जाएंगे देन दैट इज कॉल्ड क्या, सॉलिड एंगल। ठीक है, और सॉलिड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे DO बराबर DS बाय R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है। ठीक है, क्या सीखे, 2 डायमेंशनल एंगल होगा तो प्लेन एंगल और 3 डायमेंशनल एंगल होगा तो सॉलिड एंगल। तो एक बात और बच्चों बात कर लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। मतलब किसी भी एरिया को मान लीजिए, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, जो इस पे परपेंडिकुलर हो और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स की ओर हो, मतलब नॉर्मली ये वेक्टर इस पे हो, ठीक है, और डायरेक्शन आउटवर्ड की ओर हो, तो देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड क्या, एरिया वेक्टर। मतलब क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जो कि सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर हो, जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड हो, तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, एक बार और बताते हैं, एक ऐसा वेक्टर जो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो और डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड हो। आउटवर्ड मतलब किधर, अंदर की ओर कि बाहर की ओर, बाहर की ओर, तो वैसे वेक्टर को क्या कहेंगे हम लोग, एरिया वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं DS, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर ये नोटेशन एरिया वेक्टर भी दिखाता है, और इसका यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, डायमेंशन L स्क्वायर। तो ये सब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था बस। ठीक है, तो बच्चों आज का आपका जो वीडियो था वो यहीं तक का था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सारे वीडियोस को आप एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूले वहां पे बहुत सारे आपको मिलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल पे आधारित होगा, और आपको बता दें कि इसके बाद सिर्फ इस चैप्टर में एक क्लास बचा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में सिर्फ एक क्लास बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक था बच्चों। ठीक है, पेशेंस के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद, और वीडियो यदि पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करेंगे, एक बार और देख लीजिए इस एक्सप्रेशंस को, यदि देखना होगा तो। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे यदि नए हैं तो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, आपका शेयरिंग ही मेरा ताकत है। और एक बार फिर आपके पूरे परिवार के मंगल स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं, और आपके भी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो एक बार और देख लीजिएगा।